नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आज के वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे द इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। भारत में संवैधानिक बॉडीज जो हैं वो कौन कौन सी हैं, उनके क्या काम हैं, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे हमारी सीरीज के अंदर। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को ध्यान से लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको ये समझ में आए कि हमारे संविधान में ऐसी कौन कौन सी बॉडीज हैं जिनको हमारे देश के फोर फादर्स ने सोचा कि ये रहनी चाहिए और ये इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे कि आखिर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती कौन सी हैं, किनको हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। तो आइए हम लोग आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज इन इंडिया। इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो हम ये कहना चाहेंगे कि बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉडीज। तीन तरह की बॉडीज होती हैं। बॉडी का मतलब कमीशन, कुछ लोगों के ग्रुप को बनाकर एक बॉडी बोला जाता है कि ये ग्रुप, ये कमीशन क्या काम करता है। तो तीन प्रकार की बॉडीज हो सकती हैं। पहली होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जिनका मेंशन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है कि ये बॉडी तो आपको संवैधानिकली बनानी पड़ेगी, संविधान कहता है कि ये बॉडी को बनाना जरूरी है। दूसरी होती है स्टैट्यूटरी बॉडीज। स्टैट्यूटरी बॉडीज का वो मतलब है कि ये बॉडी संविधान में नहीं लिखा कि आपने बनानी है, लेकिन आप पार्लियामेंट में एक्ट पास करके लॉ बनाकर इन बॉडीज को बनाते हैं। ये बॉडीज किसने बनाई है? ये बॉडीज पार्लियामेंट में कानून पास करके बनाई गई हैं। तो ये होती हैं मेड बाय द स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, क्योंकि ये पार्लियामेंट के लॉ स्टैट्यूट की वजह से बनती है, इसलिए इनको क्या बुलाया जाता है? स्टैट्यूटरी बॉडीज। और तीसरी तरह की बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव बॉडीज। एग्जीक्यूटिव बॉडीज कौन सी होती हैं? जिनको ना तो संविधान ने कहा है कि इनको बनाओ, ना पार्लियामेंट ने कहा है कि इनको बनाओ, लेकिन जो गवर्नमेंट है हमारे देश की, जो यूनियन गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसको लगता है कि ऐसी एक बॉडी हमारे को हेल्प करने के लिए होनी चाहिए। जैसे भारत में किसी जमाने में प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और आज के टाइम में नीति आयोग है। नीति आयोग के पास कोई देखने में कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, क्योंकि ना तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और ना ही वो स्टैट्यूटरी बॉडी है। देखने में कोई बहुत ज्यादा पावर्स नहीं है, लेकिन वो भारत सरकार को प्लान्स बनाने में, डिसीजन मेकिंग में, एडवाइस करने में, थिंक टैंक का काम करने में बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो इसीलिए एग्जीक्यूटिव बॉडीज वो बॉडीज होती हैं जो देश की सरकार अपने आप को एनलाइटन करने के लिए, अपने आप को एडवाइस करने के लिए बनाती हैं। तो दीज आर मेड बाय द एग्जीक्यूटिव और द गवर्नमेंट। तो हम लोग ये मानते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, इफेक्टिव होती हैं और पावरफुल होती हैं, क्योंकि उनकी पावर्स जो हैं वो डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आती हैं। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ये भी इंश्योर करता है कि ये जो बॉडीज हैं ये काफी हद तक इंडिपेंडेंट रहें, ऑटोनॉमस रहें और अपनी पावर्स को एग्जर्ट कर सके और गवर्नमेंट्स को कंट्रोल कर सके। तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में सबसे पहली बॉडी, एक इंपॉर्टेंट बॉडी है यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है। हमारे देश में क्या है? हमारे देश में फेडरल स्ट्रक्चर है, यानी हमारे देश में स्टेट्स भी हैं, हमारे देश में स्टेट्स भी हैं और हमारे देश में यूनियन गवर्नमेंट भी है। तो स्टेट्स के लेवल पर भी जॉब्स जनरेट होती हैं और यूनियन के लेवल पर भी जॉब्स जनरेट होती हैं। तो ये जो दोनों तरह की जॉब्स हैं, जो स्टेट जॉब्स हैं वो स्टेट के अंदर आती हैं, जो यूनियन जॉब्स हैं वो यूनियन के अंदर आती हैं, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आती हैं। और इसके अलावा स्टेट और सेंट्रल सर्विसेज के अलावा भी एक और जॉब होती है, एक और सर्विसेज होती है, ऑल इंडिया सर्विसेज। हम लोगों ने ऑल इंडिया सर्विसेज के बारे में डिस्कस किया था। तीन तरह की होती हैं, आईएएस, आईपीएस और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, आईएफएस। तो हमारे देश में ये जो ऑल इंडिया सर्विसेज है और ये जो यूनियन की जॉब्स हैं, ऑल इंडिया सर्विसेज और सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स जो हैं, इनको रिक्रूट करने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे देश में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की है। हमारे देश में यूपीएससी जो है वो ऑल इंडिया सर्विसेज को और सेंट्रल की सर्विसेज को वो अपॉइंट करता है
सिलेक्ट करता है, सिलेक्शन करता है। यूपीएससी सेंट्रल रिक्रूटिंग एजेंसी है, जिसके बारे में पार्ट 14 आर्टिकल 315 टू 323 मेंशन किया गया है। यूपीएससी के अंदर एक चेयरमैन होते हैं, उनको मिलाकर 9 से 11 तक मेंबर्स होते हैं। ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि यूपीएससी में कितने मेंबर्स होने चाहिए। जनरली 10 मेंबर्स होते हैं, एक चेयरमैन होते हैं यूपीएससी के और बाकी मेंबर्स होते हैं। ये सब मेंबर्स को प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता है। ये जो मेंबर्स हैं, इनमें से कम आधे लोग ऐसे होने चाहिए जिन्होंने who have served the government for at least 10 plus year, 10 साल से ज्यादा जिन लोगों ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व किया है, उन्हें मेंबर्स बनाया जाता है। जो टर्म ऑफ ऑफिस रहती है वो होती है 6 साल या 65 साल, जो भी पहले। मतलब कि अगर एक किसी व्यक्ति को 62 ईयर्स की एज में आपने यूपीएससी का मेंबर बनाया है, तो वो 65 ईयर्स की एज में जाकर रिटायर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने किसी व्यक्ति को जो 50 ईयर्स जिसकी एज है उसको चेयरमैन बनाया है, तो वो 56 की उम्र तक वहां पर रहेगा। यानी 6 साल हो जाए या आपकी उम्र 65 ईयर्स हो जाए, इन दोनों में से जो चीज भी पहले हो जाए वो चीज को आपका रिटायरिंग टाइम मान लिया जाएगा। तो ये है टर्म ऑफ द ऑफिस। तो स्टेट्स की अपनी रिक्रूटिंग बॉडीज भी हो सकती है, जिसको स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन बुलाया जाता है। जैसे हरियाणा के अंदर एचपीएससी है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। पंजाब के अंदर पंजाब सिविल सर्विसेज या पंजाब सर्विस कमीशन जो है वो है, तो वैसा है। तो फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज यूपीएससी की क्या रहती हैं कि कंडक्ट्स एग्जाम फॉर ऑल इंडिया सर्विसेज एंड सेंट्रल सर्विसेज, और कई मामलों में प्रेसिडेंट को भी ये एडवाइस करते हैं प्रमोशंस के बारे में, जॉब की प्रमोशंस, रिक्रूटमेंट के बारे में और डिसिप्लिनरी मैटर्स के बारे में। यानी सेंट्रल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज के अंदर रिक्रूटमेंट, प्रमोशंस और किसी प्रकार का डिसिप्लिनरी एक्शन, इसके बारे में जो सजेशंस हैं प्रेसिडेंट को, वो कौन देता है? वो यूपीएससी दिया करता है। अगर आपने यूपीएससी के किसी मेंबर को या चेयरमैन को हटाना हो तो क्या प्रोसीजर है? प्रेसिडेंट के द्वारा हटाया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ मिसबिहेवियर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी के बाद। कौन इंक्वायरी करेगा? सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगा, रेकमेंड करेगा, और अगर सुप्रीम कोर्ट रेकमेंड करता है कि इस मेंबर को या चेयरमैन को हटाए जाने की जरूरत है, तो उसे हटाया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे देश में यूपीएससी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है वो आर्टिकल 324 के अंदर डिफाइंड है, और वो भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवाने के लिए अपॉइंट किया जाता है। हमारे देश में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस लिए अपॉइंट किया जाता है? ताकि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाया जाए। हमारे देश में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसके टोटल 3 मेंबर्स होते हैं। 3 मेंबर्स में से सबसे इंपॉर्टेंट मेंबर होते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उनके साथ 2 और इलेक्शन कमिश्नर्स। यानी टोटल बॉडी में कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। पहला कौन है? पहला है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और उसके साथ 2 कौन है? इलेक्शन कमिश्नर्स। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स के साथ 3 सदस्यीय ये कमेटी बन जाती है। किसी जमाने में भारत में केवल एक ही इलेक्शन कमीशन हुआ करता था। फिर हमारे देश में एक ऐसा इलेक्शन कमिश्नर आया जिसने पॉलिटिकल पार्टीज की नाक में दम कर दिया। उनकी पावर्स को रिस्ट्रेन करने के लिए, कम करने के लिए, कर्टेल करने के लिए 2 और लोगों को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। हल ये कहानी जो मैं आपको बता रहा हूं, ये कहानी इनफॉर्मल है। फॉर्मल कहानी ये है कि किसी जमाने में एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था, और उस टाइम पर भारत में वोट डालने की उम्र 21 साल थी। सरकार ने कहा, सरकार ने ये 21 साल की उम्र को कम करके 18 कर दिया, और 18 करने के बाद उन्होंने कहा कि देखो इससे काम बहुत बढ़ गया इलेक्शन कमीशन का, तो इसीलिए उन्होंने 2 इलेक्शन कमिश्नर्स को और अपॉइंट किया है। बहुत सारी कहानियां हैं, बट आपको यह समझना चाहिए कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में केवल एक इलेक्शन कमीशन हुआ करता था, एक इलेक्शन कमिश्नर हुआ करता था। लेकिन बाद के समय में, आज के टाइम में भारत में एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होता है और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। इनका सिलेक्शन और एलिजिबिलिटी क्या है कि दीज आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और इनके बारे में कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। जिस टाइम पर इस वीडियो को शूट किया जा रहा है आपके सामने, उस टाइम पर करंट अफेयर्स के अंदर बवाल मचा हुआ है।
इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट्स को लेकर। हमारे देश में जैसे यहां लिखा हुआ है ना, कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है। तो स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस में क्या होता है कि जब तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब खुश हैं। लेकिन मान लीजिए कोई प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, मान लीजिए ऑपोजिशन को ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा है और वो कंप्लेंट्स फाइल करना शुरू करता है, तो ऐसे में फिर हर चीज जो है स्क्रूटिनी का पार्ट बन जाती है। तो इस वजह से रिसेंटली ऐसा हुआ था कि एक पर्टिकुलर केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि इलेक्शन कमीशन ऐसे ही निर्धारित नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन निर्धारित होने के लिए 3 लोग होने चाहिए, चीफ जस्टिस होना चाहिए, ऑपोजिशन का लीडर होना चाहिए और सरकार का एक मेंबर या प्राइम मिनिस्टर होने चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को यह बात कही गई। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, हम लोग एक ऐसा कमीशन बनाएंगे जो हमारे देश में इलेक्शन कमीशन को अपॉइंट करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह गवर्नमेंट ने जुडिशरी के किसी बंदे को लेने के बजाय सरकार के ही 2 मिनिस्टर्स को रख लिया, मतलब एक प्राइम मिनिस्टर और एक कैबिनेट मिनिस्टर और तीसरा लीडर ऑफ ऑपोजिशन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि गवर्नमेंट की मेजॉरिटी हो गई। तो इस मेजॉरिटी को बनाकर सरकार ने रिसेंटली जो है चीफ इलेक्शन कमीशन का अपॉइंटमेंट किया। तो ये कंट्रोवर्शियल है। तो यानी कि अभी भी बहुत ज्यादा इस मामले में चीजें क्लियर नहीं है कि इलेक्शन कमीशन जो है उसका अपॉइंटमेंट कैसे होगा। ये करंट अफेयर्स के अंदर टॉपिक अभी भी चल रहा है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, और ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। किसकी रिकमेंडेशन पे? एक बॉडी की रिकमेंडेशन पे जिसके अंदर सरकार की मेजॉरिटी रहती है। टर्म ऑफ ऑफिस वही जो यूपीएससी के टाइम पे था, 6 साल या 65 साल, इनमें से जो भी पहले हो जाए। भारत में इलेक्शन कमीशन का क्या काम है? पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव करवाने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। जो भारत में म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के चुनाव होते हैं उसको कंडक्ट करवाने की जिम्मेदारी जो है वो स्टेट इलेक्शन कमीशन की होती है। लेकिन सेंटर का जो इलेक्शन कमीशन है उसकी जिम्मेदारी है पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर्स, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कंडक्ट करवाने की। और भारत में जो इलेक्टोरल रोल्स होते हैं जिसके अंदर वोटर्स के नाम लिखे होते हैं, उस इलेक्टोरल रोल लिस्ट को अपडेट करने की भी जिम्मेदारी किसकी है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। अगर हम रिमूवल की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के जज की तरह, यानी कि इम्पीचमेंट के द्वारा। महाभियोग चलाकर जैसे आप सुप्रीम कोर्ट या प्रेसिडेंट को रिमूव करते हो, सुप्रीम कोर्ट के जज को जैसे रिमूव करते हो, ठीक वैसे ही आप चीफ इलेक्शन कमीशन को रिमूव कर सकते हो। लेकिन बाकी के जो इलेक्शन कमिश्नर्स हैं वो सीईसी की रिकमेंडेशन के ऊपर प्रेसिडेंट रिमूव कर सकता है। प्रेसिडेंट जो है उनको रिमूव कर सकता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिकमेंडेशन पे। अगली एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी जो हमारे देश में आती है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो है फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन में दिया हुआ है। और फाइनेंस कमीशन का सबसे इंपॉर्टेंट काम यह है कि जो टैक्सेस इकट्ठे होते हैं सरकार के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जो पैसा इकट्ठा होता है, उस पैसे का एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन करना स्टेट्स और यूटीज के बीच में, और फिर ये इंश्योर करना कि वो जो पैसा है वो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन हो सके उस पैसे का। जो पैसा सरकार ने इकट्ठा किया है उस पैसे को एफिशिएंटली डिस्ट्रीब्यूट करना और उस पैसे को ऑप्टिमली एलोकेट करना उन बॉडीज के बीच में, उन स्टेट्स, उन पॉलिटिकल एंटिटीज के बीच में, ताकि उस पैसे का बेस्ट पॉसिबल यूसेज हो सके। तो फाइनेंस कमीशन में कितने मेंबर्स होते हैं? टोटल 5, एक चेयरमैन और 4 और मेंबर्स होते हैं। कौन अपॉइंट करता है? इसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। और वो जो लोग सिलेक्ट किए जाते हैं उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में, इकोनॉमिक्स में और पब्लिक अफेयर्स के अंदर। ये जो 5 लोग चुने जाते हैं और उनका अध्यक्ष बनाया जाता है, इन लोगों की मास्टरी होनी चाहिए पब्लिक अफेयर्स, एडमिनिस्ट्रेशन और फाइनेंस जैसे टॉपिक्स के अंदर। ये जो फाइनेंस कमीशन है एक परमानेंट बॉडी नहीं है, ये 5 साल की रिकमेंडेशन देती है और फिर डिसॉल्व हो जाती है और फिर नई फाइनेंस कमीशन बनती है। वो अपनी 2-3 साल लगाकर अगले 5 साल के लिए रिकमेंडेशन देती है, वो भी डिसॉल्व हो जाती है। जिस टाइम पर ये वीडियो शूट हो रहा है 16वां फाइनेंस कमीशन जो है भारत में बना हुआ है।
16वां फाइनेंस कमीशन अपनी रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। तो इस तरीके से हम लोग ये कह सकते हैं कि ये फाइनेंस कमीशन जो है ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है। फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है, अगले 5 साल के लिए वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करता है, वो बताता है कि कितना पैसा केंद्र जो है किसको, किस स्टेट को कितना पैसा देगा, प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे उस पैसे को देने के, और फिर वो बॉडी डिसॉल्व हो जाती है। तो ये टर्म ऑफ ऑफिस कितना रहता है, वैसे 5 साल है, लेकिन इट इज डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कि वो उसको रिपोर्ट कब सबमिट करनी है। अगर हम फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की बात करें तो ये टैक्स रेवेन्यू जो है वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसके बारे में रिकमेंड करता है। प्रिंसिपल्स क्या रहेंगे, स्टेट्स को जो पैसा मिलता है किस बेसिस पर मिलेगा, क्या स्टेट की एरिया के हिसाब से मिलेगा, पॉपुलेशन के हिसाब से मिलेगा, इनकम इनइक्वालिटीज के हिसाब से मिलेगा, टैक्स कलेक्शन के बेसिस पर मिलेगा, किस बेसिस पर स्टेट को कितना पैसा दिया जाएगा, इसका फैसला जो है ये फाइनेंस कमीशन करता है। फाइनेंस कमीशन ये सजेस्ट करता है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को और बड़ा कैसे किया जाए, यानी ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे इकट्ठा किया जाए। फाइनेंस कमीशन के सामने अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई और मैटर फाइनेंस का रखते हैं तो वो उसको भी स्टडी करके रेकमेंड करता है, क्योंकि ये लोग फाइनेंस के मामले में, पब्लिक अफेयर्स के मामले में, इकोनॉमिक्स के मामले में बड़े दिग्गज होते हैं। तो कई बार प्रेसिडेंट को यानी सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि इस मुद्दे पर इनकी राय जान लेनी चाहिए, तो वो भी प्रेसिडेंट अगर उनको कहता है तो वो उसके बारे में भी रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दे सकते हैं। रिकमेंडेशंस जो वो देते हैं तो वो पार्लियामेंट के सामने एक्शन टेकन रिपोर्ट के साथ रखी जाती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस पर्टिकुलर रिपोर्ट के ऊपर क्या क्या एक्शन लिए। और जो रिकमेंडेशंस होती हैं वो जनरली एडवाइजरी होती है और बाइंडिंग नहीं होती है। रिकमेंडेशंस बाइंडिंग नहीं होती है सरकार के ऊपर, ज्यादातर वो रिकमेंडेटरी ही होती है। क्या रिमूवल का कोई प्रोसेस है, कोई स्पेसिफिक प्रोविजन नहीं है। जब तक प्रेसिडेंट चाहेगा तब तक फाइनेंस कमीशन जो है वो चलता रहेगा। फाइनेंस कमीशन जो है वो प्रेसिडेंट के प्लेजर के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी आती है हमारे देश में, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स। ये आर्टिकल 338 के अंदर आती है और भारत में जो शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटी है उसके डेवलपमेंट के लिए, उसको आगे लेकर आने के लिए, उसको जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए ये एक बॉडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स बनाई गई है, जो आर्टिकल 338 के अंदर डिफाइंड है। इस बॉडी के अंदर एक चेयरमैन होगा, एक वाइस चेयरमैन होगा और 3 और मेंबर्स होंगे। जनरली ये सारे मेंबर्स एससी कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। ये सारे मेंबर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा होगा और इनकी कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशंस नहीं है। जो टर्म ऑफ ऑफिस है किसी एक मेंबर का वो 3 साल का है और भारत में शेड्यूल कास्ट के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए कोई रिकमेंडेशन अगर देनी हो तो वो ये शेड्यूल कास्ट जो है कमीशन, एनसीएससी जो है कमीशन, वो दे सकता है। अगर भारत में कोई शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से है तो वो इस बॉडी को अप्रोच करके अपनी प्रॉब्लम्स रख सकता है और एनसीएससी जो है प्रेसिडेंट को रेकमेंड कर सकती है कि आपको अपने लॉज में क्या चेंजेस करने की जरूरत है या आपके कोई एग्जीक्यूटिव डिसीजंस में क्या चेंजेस करने की जरूरत है। और अगर कोई कंप्लेंट फाइल होती है तो वो उसको भी चेक करते हैं और मॉनिटर करते हैं कि जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से रिलेटेड वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं क्या वो ठीक तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। तो यानी भारत में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के लिए हमने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना रखी है ताकि शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी को जस्टिस भी मिल सके और वो डेवलप भी हो सके। रिमूवल ऑफ दीज मेंबर्स इज डन बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है अगर 3 साल से पहले किसी को हटाना है तो वो काम प्रेसिडेंट कर सकते हैं। एक और बॉडी उसके साथ है जो आर्टिकल 338 के ए के तहत है। कौन सी? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। जो काम एनसीएससी एससीज के मामले में करती है वही काम एनसीएसटी जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के मामले में करती है। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन जब बनाया गया था तो एनसीएससी एंड एसटी ये दोनों आर्टिकल 338 के तहत ही हुआ करते थे। एक ही आर्टिकल हुआ करता था, आर्टिकल 338। लेकिन उसके बाद 2 अमेंडमेंट्स हुई भारत में, एक 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और एक 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसके तहत पहले तो क्या किया गया, इस सिंगल बॉडी को, ये सिंगल बॉडी हुआ करती थी, सिंगल पर्सन मेंबर बॉडी हुआ करती थी, पहले तो इसको मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट किया गया।
इसको क्या किया गया, मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट किया गया और बाद में उस मल्टी मेंबर बॉडी को फर्दर डिवाइड करके दो अलग अलग बना दिए गए। पहले एनसी एससी एंड एसटी इकट्ठा था, एक पर्सन था, फिर एनसी एससी एंड एसटी मल्टी मेंबर बॉडी हुआ लेकिन एक ही बॉडी रहा और फिर दोनों को अलग कर दिया है। एनसी एससी को आर्टिकल 338 मिल गया लेकिन एनसी एसटी को क्या मिला, आर्टिकल 338 मिला। ठीक है, तो यहां पर भी सेम प्रोविजंस है, एक चेयरमैन साहब होंगे, एक वाइस चेयरमैन होंगे और 3 और मेंबर्स होंगे। उनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, 3 साल तक ऑफिस रहेगा उनका। वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, वो शेड्यूल्ड ट्राइब के वेलफेयर प्रोग्राम्स को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आती है फॉरेस्ट राइट्स भारत में, क्योंकि ट्राइबल लोग जंगलों में रहते हैं तो जंगल के अंदर उनकी जो इकोनॉमिक्स है, उनके जो फाइनेंसेस हैं वो डिस्टर्ब रहते हैं। ऐसे में उनको बहुत सारे जंगल के जो रिसोर्सेस हैं उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनको यूज करने के लिए उनको ऑटोनॉमी दी जाती है। तो ये देखना बहुत जरूरी है कि क्या ट्राइबल लोगों को जंगल के अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है जंगल साफ करने की जो जिम्मेदारी है या जंगलों को काटने की जिम्मेदारी आपने किसी रियल एस्टेट या डेवलपर को दे दी है और वो ट्राइबल लोगों को उनकी जगह से उखाड़ के फेंक रहा है, उनको इधर उधर कर रहा है, ऐसा तो नहीं है ना। तो इसीलिए ज्यादा अधिकार किसको दिए गए हैं, ट्राइबल लोगों को दिए गए हैं, उनके आसपास के जंगलों के। अगर जंगल के अंदर ट्राइबल लोग रह रहे हैं तो बाहर से अगर कोई कंपनी वहां उस जंगल में किसी प्रकार की माइनिंग करना चाहती है, कोई डिफॉरेस्टेशन करना चाहती है, कोई लॉगिंग का प्लांट लगाना चाहती है, तो ऐसे में उनको परमिशन लेने की जरूरत पड़ सकती है शेड्यूल्ड ट्राइब कम्युनिटी से। तो इस तरह के जो राइट्स हैं वो इंश्योर कौन करता है, ये राइट्स इंश्योर किए जाते हैं एनसीएसटी के द्वारा और रिमूवल का प्रोसेस वही है बाय द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट बॉडी हमारे देश में जो हम लोग डिस्कस करते हैं वो है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। जो हमारे देश में हमारे देश की सरकार बजट लेकर आती है और बजट में कहती है कि हम इधर इतना पैसा खर्च करेंगे, हम उधर उतना पैसा खर्च करेंगे। हम बजट देख के खुश हो जाते हैं कि हाँ जी हमारे देश की सरकार 1 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च कर रही है, 2 लाख करोड़ रुपए हेल्थ पे खर्च कर रही है, 3,000 करोड़ रुपए टूरिज्म पे खर्च कर रही है। लेकिन कभी हम ये नहीं देखते कि एक्चुअली में खर्च कितना किया गया। सीएजी एक ऐसी बॉडी है जो ये देखती है कि हाँ जी आपने 1 लाख करोड़ रुपए एजुकेशन पे खर्च किया या नहीं किया, किया तो बताओ जरा कहाँ कहाँ किया, बिल दिखाओ जरा, खाते दिखाओ जरा। तो इस तरह का काम जो है वो सीएजी का है। तो सीएजी क्या काम करती है, सीएजी भारत सरकार के और केंद्र सरकार के और स्टेट गवर्नमेंट्स के और जो सरकारी कंपनियां हैं उनके खातों की जांच करती है और देखती है कि जो खर्चे किए गए हैं क्या वो समझदारी से किए गए हैं, क्या वेस्टफुल एक्सपेंडिचर तो नहीं है। तो इसीलिए भारत के फाइनेंसेस को प्रोटेक्ट करने में एक बहुत बड़ी भूमिका जो निभाते हैं वो हमारे देश के सीएजी निभाते हैं। तो आर्टिकल 148 के अंदर जो है सीएजी का प्रोविजन दे रखा है फॉर सेफ गार्डिंग द पब्लिक पर्स इन इंडिया। देश की जनता का जो पर्स है उसको सेफ गार्ड करने की जिम्मेदारी किसकी है, सीएजी की। कितने मेंबर्स हैं, एक ही मेंबर होता है सीएजी। कौन अपॉइंट करता है, अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ही मस्ट बी एक्सपीरियंस्ड इन फाइनेंशियल मैटर्स, के अंदर उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए। टर्म ऑफ ऑफिस वही 6 साल या 65 साल जो पहले हो जाए। फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट की रिसीट्स और एक्सपेंडिचर को ऑडिट करता है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, सेंटर और स्टेट दोनों के कंसोलिडेटेड फंड को वो एडमिनिस्टर करता है, वो ऑडिट करता है, चेक करता है। कंटिजेंसी फंड को भी चेक करता है, सिर्फ कंसोलिडेटेड फंड को नहीं, कंटिजेंसी फंड को भी चेक करता है और अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट को सबमिट करता है। प्रेसिडेंट उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट के पटल पर रखते हैं और वो जो रिपोर्ट होती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उस रिपोर्ट का विश्लेषण करती है। हमने कमिटीज, बॉडीज वाले पार्लियामेंट्री कमिटीज के टॉपिक के अंदर हमने पीएसी के बारे में डिस्कस किया था। पीएसी जो एग्जामिन करती है उन रिपोर्ट्स को। तो रिपोर्ट्स जो है वो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के बारे में पार्लियामेंट के सामने रखी जाती हैं। तो पार्लियामेंट को वो बताता है सीएजी कि किस मामले में हमारे देश की सरकार ने कहां गड़बड़ करी है। तो रिमूवल कैसे हो सकता है सीएजी का, सीएजी एक बहुत इंपॉर्टेंट बॉडी है, इसलिए जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज का रिमूवल होता है, इंपीचमेंट होता है, वैसा ही रिमूवल जो है वो
हमारे देश में सीएजी का हो सकता है। नेक्स्ट आता है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। अगली जो बॉडी आती है हमारे देश में वो है स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसी कोई बॉडी नहीं थी, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं था, लेकिन जब हमारे देश में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाया गया और जब उसने रिकमेंड किया कि हमारे देश में लैंग्वेज के आधार पर हम लोग स्टेट्स को बना सकते हैं, उसके बाद उसने ये भी रिकमेंड किया कि क्यों ना हमारे देश में एक ऐसी बॉडी बनाई जाए। और तब 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1956 में आर्टिकल 350 बी को पार्ट 18 के अंदर ऐड किया गया, जिसके तहत भारत में स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज बनाया गया, जिनका बेसिक फंक्शन क्या है कि भारत में जो लिंग्विस्टिक लैंग्वेज की माइनॉरिटीज है उनको सेफगार्ड करना, उनको प्रोटेक्ट करना, उनके कल्चर, उनकी लैंग्वेज, उनके ट्रेडिशन, उनकी एथनिसिटी को प्रोटेक्ट करके रखना। एक ही मेंबर होता है जिसे प्रेसिडेंट साहब अपॉइंट करते हैं, उसका कोई फिक्स्ड टेन्योर नहीं है, जब तक प्रेसिडेंट साहब चाहेंगे तब तक उसको रख सकते हैं, और वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के राइट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट को माइनॉरिटी लैंग्वेज सेफगार्ड्स के लिए रिपोर्ट सबमिट करवाते रहते हैं कि जी इस लैंग्वेज में प्रॉब्लम चल रही है, इसके लिए हम ये कर सकते हैं, उसके लिए ये कर सकते हैं। और अगर रिमूव करना हो तो उन्हें रिमूव कौन करते हैं? इज रिमूव बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जो बॉडी, लास्ट बॉडी आज के डिस्कशन की कौन सी है? नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ध्यान रखिएगा ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के अंदर इसको डाला है, टॉपिक हेडिंग है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, मैंने एनएचआरसी को डाला है, बट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। फिर मैंने इसमें क्यों डाला है? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी से कम भी नहीं है, संविधान में लिखी नहीं हुई है, लेकिन ताकतवर बहुत है, काम बहुत इंपॉर्टेंट करती है। ये कौन सी बॉडी है? ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा बनाई गई है, एस्टैब्लिश्ड इन 1993 और फर्दर अमेंडेड इन 2006। ये भारत के अंदर ह्यूमन राइट्स का वॉच डॉग है, ध्यान रखती है कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है। इसमें एक चेयरपर्सन रहता है, जो भारत का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होता है वो इसमें चेयरमैन बनता है। 4 फुल टाइम मेंबर्स होते हैं जो रिटायर्ड जजेस भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या सर्विंग जजेस भी हो सकते हैं, 4 फुल टाइम, और 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स भी होते हैं। कौन से मेंबर्स होते हैं? जो आपने अभी अभी पढ़े हैं, एनसीएससी का चेयरमैन, एनसीएसटी का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर विमेन का चेयरमैन, नेशनल कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज का चेयरमैन, वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर्स हो सकते हैं। तो ये सब लोग मिलकर जो हैं ये भारत में एनएचआरसी को चलाते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को ये चलाते हैं। सिलेक्शन कैसे होता है? अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी। कमिटी बनाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट में, जिसमें पीएम भी है, स्पीकर है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, राज्यसभा, लोकसभा, इन सब के, तो बहुत सारे लोगों की एक कमिटी बनाई हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। वो लोग जब प्रेसिडेंट को रेकमेंड करते हैं तब सिलेक्शन होता है किसका? हमारे एनएचआरसी कमीशन का, राइट। ऑफिस, टर्म ऑफ ऑफिस कितना है? 3 साल या 70 साल, जो भी पहले हो जाए, ठीक है। फंक्शंस और रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है? कि भारत में ह्यूमन राइट्स के वॉल्यूशंस को इन्वेस्टिगेट करता है और रिलीफ देता है विक्टिम्स को। अगर कोई विक्टिम है जिसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉल्यूशंस किया गया है, उसको रिलीफ प्रोवाइड करने की जो जिम्मेदारी है वो भी एनएचआरसी की है। रिमूवल कैसे हो सकता है? बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से इनको रिमूव कर सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इस तरीके से एनएचआरसी हमारे देश में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बॉडी है, जो हमारे देश के ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए काम करती है। तो ये थी हमारे देश की बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, जो काफी हद तक इंडिपेंडेंट भी है, हालांकि कुछ मामलों में वो सरकार के नीचे भी है, लेकिन ज्यादातर कोशिश ये रखी जाती है कि संविधान के द्वारा उनको नेसेसरी पावर्स दी जाए ताकि वो इंडिपेंडेंटली काम करें और देश को जस्टिस प्रोवाइड करने में, देश के लोगों को, वल्नरेबल सेक्शंस को जस्टिस प्रोवाइड करने में गवर्नमेंट की हाई हैंडेडनेस से उनको बचाकर रख सके। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कोई सवाल हो आपका तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ भी सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे आपसे। जय हिंद।